ऑलराइट, सभी को नमस्ते। आप जब भी सेशन देख रहे हैं उस हिसाब से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। एंड ये जो सेशन है सेशन नंबर 6 है, जो फोकस करने वाला है प्लेस मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस एंड एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के ऊपर। हमने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको मदद मिल सके टू नो कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके पढ़ के बता रही हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब आपको ये पता करना है कि डायरेक्ट सेलिंग का अपोजिट क्या होता है, जो मास मार्केट में सेल करती है, जो चैनल्स और लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करती है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब नो इंटरमीडियरी। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंटरमीडियरीज को यूज करती है, वही आपका सही जवाब होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंटरमीडियरीज को यूज करती है। आपके पास समय है, यू हैव 15 मोर सेकेंड्स। ठीक है, सोचिए, कठिन सवाल नहीं है। इन सब कंपनीज का नाम आपने सुना है। मैं आगे बढ़ती हूँ, स्क्रीन पर सही जवाब दिखाती हूँ। जून 2020 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है कॉमर्स के पेपर का, और आंसर इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। फ्री के नंबर थे आपको यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जो मास मार्केटिंग करती है और अपने जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीपल चैनल्स को यूज करके सेल करती है। और कंपनी जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करती है यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, और सिर्फ होलसेलर्स का ही नहीं, रिटेलर्स का भी यूज करती है। सो सही जवाब हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल नहीं करती। अगर आप बात करें यूरेका फॉर्ब्स की, एमवे की और मोदी केयर की, तो ये अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करने की स्ट्रैटेजी रखते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी। लेकिन यूनिलीवर अलग है, आपको पता ही होगा। यूनिलीवर इज इनटू एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो दिसंबर 2020 और जून 2020 की जो कंबाइंड साइकिल हुई थी उसमें पूछा गया था 25 नवंबर को, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है जब आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की लंबाई क्या होगी वो डिटरमाइन करते हैं। सो यहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला, जितना ज्यादा लार्जर मार्केट साइज होगा उतना लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है अगर आपका एवरेज ऑर्डर साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, तो आप लॉन्गर चैनल प्रेफर करते हैं। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि आपका प्रोडक्ट और अगर मार्केट को हाई लेवल ऑफ सर्विस चाहिए तो आप शॉर्टर चैनल प्रेफर करते हैं। लास्ट बोलता है अगर कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, असॉर्टमेंट का मतलब होता है वैरायटी, अगर कस्टमर को बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो एक वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करता है। अब आप बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। सोचिए क्या सही जवाब होगा इसमें से। मतलब हमें पता करना है कि कौन सा फैक्टर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, तो इनमें से एक स्टेटमेंट है जो गलत है, वो है सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट। आप ध्यान से समझिए कि पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, कि जितना बड़ा मार्केट होगा उस मार्केट को सर्व करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा रीच रखनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा आपको रीच रखनी है आपको उतने इंटरमीडियरीज चाहिए, और जितने इंटरमीडियरीज आप इन्वॉल्व करेंगे आपकी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लंबी होती जाएगी। जैसे कि HUL, क्योंकि उसको मास मार्केट को सर्व करना था तो उसकी चैनल बहुत लंबी है।
सेकंड पॉइंट बढ़ो, क्या बोल रहा है, अगर एवरेज लॉट साइज बड़ा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़ी है, तो आपको बेटर है लॉन्गर चैनल रखने का। नहीं, इन केस जहां पे कस्टमर जो है उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम है, लॉट का साइज कम है, तो आप क्या करते हैं, लॉन्गर चैनल रखते हैं। लेकिन अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर आपसे प्रोडक्ट्स परचेज कर रही है, तो आप अपना चैनल छोटा रखते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसको छोटे छोटे ऑर्डर्स को केटर करना। लेकिन अगर ऑर्डर साइज बड़ी है तो मैन्युफैक्चरर केटर कर सकता है। लेकिन सपोज आपको आके कोई बोले भैया एक साबुन की बट्टी देना, भैया लक्स की 2 टिक्की देना, अच्छा रिन साबुन की 1 चक्की, एक नहाने का शैम्पू, एक टूथपेस्ट, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा अरे भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं या आपके ऑर्डर संभालूं। तो उस केस के अंदर वो जो है इंटरमीडियरीज को ये डिस्ट्रीब्यूशन का रोल दे देता है। लेकिन अगर एवरेज लॉट साइज बहुत बड़ी है, पीपल आर बाइंग इन ह्यूज क्वांटिटीज, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, आपका मैन्युफैक्चरर ही डील करता है। और इसीलिए यूजुअली आप देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसकी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है इंडस्ट्रियल गुड्स की, और जो डेली कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स होते हैं उसकी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की साइज लॉन्गर होती है। बिकॉज आप छोटे छोटे लॉट्स को केटर नहीं कर पाओगे, आप वो डेलीगेट कर देते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है, इसलिए पॉइंट गलत है। सो जितना आपका ऑर्डर का लॉट साइज बड़ा होगा उतनी ही आपकी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, छोटी होगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज इफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सर्विस, तो आप शॉर्टर चैनल रखोगे। जाहिर सी बात है, आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख लो, लुई विटॉन देख लो, आप डियोर देख लो, आप कोई भी बड़ा ब्रांड देख लीजिए, है ना, तो उसमें क्या होता है, कस्टमर को सर्विस, हाई एंड सर्विस चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए, बारीकी से प्रोडक्ट सेल किया जाता है, बहुत ज्यादा कस्टमर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सर्विस की एफिशिएंसी हाई रखनी पड़ती है। तो उस केस के अंदर मैन्युफैक्चरर खुद चीजों के ऊपर ध्यान देता है, तो उस केस में शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर किया जाता है। और जितना ही ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आप कस्टमर को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। क्या कोको कोला वाला आपको खुद अपनी कंपनी से सर्विस देने आता है क्या? नहीं। या एफएमसीजी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको खुद सर्विस देता है क्या? नहीं। जितनी ज्यादा गहराई सर्विस में चाहिए, कंपनी को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि कस्टमर को उतनी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा अगर कस्टमर को सर्विस, अटेंशन और क्वालिटी देनी है तो आपको शॉर्टर चैनल रखना पड़ेगा, जैसे सारी प्रीमियम ब्रांड्स करती है, राइट। और अगर आपको मैसिवली बस डिस्ट्रीब्यूट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यू फोकस ऑन क्वांटिटी, तो आप लॉन्गर चैनल रखते हो, ठीक है। लॉन्गर चैनल फॉर क्वांटिटी, शॉर्टर चैनल फॉर क्वालिटी। लास्ट इज, तो ये वाला भी सही था, लास्ट इज इफ कस्टमर शॉप फॉर असॉर्टमेंट, मैंने वही बोला ना कि हम लोग को क्या चाहिए, बहुत सारी वेराइटीज चाहिए, तो जितनी ज्यादा वेराइटीज हम लेंगे उतना ही कम हमारा ऑर्डर का साइज होगा और उतनी ही लंबी फिर चैनल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वेराइटीज डिमांड करोगे तो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेगा रेदर देन प्रोवाइडिंग यू दी वेराइटीज, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, जैसे एफएमसीजी में होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो 2022 दिसंबर शिफ्ट 1 से आया है। Which one of the following are true when organization uses intensive distribution? Intensive का मतलब गहन तरीके से मार्केटिंग करती है, बहुत चीज जान लगा के कि प्रोडक्ट सबको पहुंच जाए। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कोको कोला करती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर करती है, ठीक है, सब तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो इसके अंदर क्या ट्रू है? सबसे पहला, कस्टमर्स आर मॉडरेट इन नंबर, दूसरा वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज, तीसरा कस्टमर्स आर ब्रांड कॉन्शियस, चौथा मास एडवर्टाइजिंग एंड पांचवा प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशंस। जल्दी बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? सोचिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए
सही जवाब बताऊं, अब भी मैंने आपको पढ़ाया। सो राइट आंसर इज कि भाई देखो, कस्टमर मॉडरेट नंबर में नहीं होते, कस्टमर लार्ज नंबर में होते हैं। अरे बाबा, इस पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, कस्टमर मॉडरेट नहीं, कस्टमर लार्ज नंबर में होते हैं जब आप इंटेंसिव मार्केटिंग करते हो। तो पॉइंट नंबर ए तो गलत हो गया। वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज है, हाँ बाबा, पूरा इंडिया कवर करना है, वाइड स्प्रेड तो मार्केट है ही। इसके बाद कस्टमर्स क्या ब्रांड कॉन्शियस होते हैं? नहीं। देखिए, कस्टमर्स ब्रांड कॉन्शियस प्रीमियम प्रोडक्ट्स में होते हैं। जो प्रोडक्ट मास मार्केट हो रहा है वहां पे ब्रांड कॉन्शियसनेस की बात नहीं आती है, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियसनेस एप्पल में आ जाएगा, प्रीमियम ब्रांड्स में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। जो प्रोडक्ट मास मार्केट होता है उधर ब्रांड की बात नहीं आती है। नेक्स्ट, मास एडवर्टाइजिंग होती है। यस, हम लोगों ने कल की क्लास में समझा था व्हाट इज मास एडवर्टाइजिंग, जहां पे आप नीश मार्केटिंग न करके आप सब लोगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं, कॉमन एडवर्टाइजमेंट, दैट्स मास एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लीजेंट शॉपिंग कंडीशंस। लास्ट में पढ़ा के आई हूं अभी कि अगर आप लॉन्गर चैनल रखोगे तो वहां पे शॉपिंग कंडीशंस प्लीजेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सर्विस और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है लॉन्गर चेन्स के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब आप इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी लंबा होने वाला है, तो यहाँ पर शॉपिंग कंडीशंस प्लेजेंट नहीं होती है। शॉपिंग कंडीशंस प्लेजेंट तब होती है जब आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका मार्केट साइज बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आपका टारगेट मार्केट छोटा हो जाता है उसके अंदर। समझ आया? तो यहाँ पे शॉपिंग कंडीशंस प्लेजेंट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी एंड डी। क्या आप कोको कोला खरीदने जाते हो तब क्या शॉपिंग कंडीशंस आपकी बहुत प्लेजेंट होती है क्या? पीछे से गाने वाने बजते हैं क्या? हाँ, एसी चल रहा होता है क्या? नहीं ना, वो तो आपको एक डेयरी पर भी मिल जाएगी, डेयरी पर भी मिल जाएगा ना आपको ये कोको कोला। साबुन तो एक डेयरी वाला भी रखता है, एक छोटी सी दुकान वाला भी रखता है, तो वहां पे शॉपिंग कंडीशंस प्लेजेंट की बात नहीं आती है। शॉपिंग कंडीशंस प्लेजेंट यानी प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस, नहीं, मास मार्केटिंग में ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये मार्च 2023 यानी दिसंबर 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम combining successive stages of production and distribution under single ownership, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल ओनरशिप में चलता है, उसे क्या बोलते हैं? ये कौन सा एग्जाम्पल है वीएमएस का? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के 3 सब टाइप थे, 3 सब टाइप है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के, उनमें से एक है यहां पर पूछा गया क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली। सोचिए, जहां पर ओनरशिप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक ही जने के पास है। सोचो सोचो, बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछा है। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है यानी वीएमएस। अब वीएमएस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसके नीचे होलसेलर आता है, फिर उसके नीचे रिटेलर आता है, ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। सो दे वर्क एज अ टीम एंड दे डोंट compete, दे यूनाइट देयर एफर्ट्स सो दैट दे कैन ऐड वैल्यू टू कस्टमर, ठीक है। सो जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम थे, मार्केटिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, वहां पे हर एक बंदा जो हर एक लेवल पर ऐड हो रहा था वो अपना अपना प्रॉफिट देखता था, और उससे सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब था, और वो डिस्ट्रीब्यूशन में देखता था, वो यूनाइट होके वैल्यू ऐड नहीं करते थे। लेकिन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि ये सारे लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनाइट हो जाते हैं एंड दे वर्क टुगेदर एज अ टीम। सो आपको पहले वीएमएस का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वीएमएस है जिसके अंदर ओनरशिप और क्या बोला जा रहा है, ओनरशिप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक ही जने के पास है। सो ये किसके पास है? ध्यान से देखो, आपका सही जवाब होने वाला है कॉर्पोरेट वीएमएस, ठीक है। एप्पल का एग्जांपल देखो, एप्पल के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले एडमिनिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस क्या होता है भाई? देखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है और डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल
डोमिनोज इन इंडिया। सो डोमिनोज इज अ ग्लोबल फ्रेंचाइजी जिसकी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप जुबिलियंट फूड वर्क्स ने ले रखी है, ठीक है। सो जुबिलियंट फूड वाले इंडिया में फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं किसकी, डोमिनोज की। सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है डोमिनोज का इंडिया के अंदर वो किसके थ्रू होगा, जुबिलियंट फूड वर्क्स के थ्रू होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब आता है एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अगर आप कहीं कभी डी मार्ट, रिलायंस या बिग बाजार कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, है ना। आपको यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांड्स दिख जाएगी और बड़ी सी बड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे। सो ये एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस में पता है क्या होता है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स होता है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मदद लेते हो वो बड़े रिटेलर्स की लेते हो, और ये बड़े रिटेलर्स बोलते हैं देखो हम आपका प्रोडक्ट अपने रिटेल आउटलेट की शेल्फ पर रखेंगे, लेकिन कैसे रखना है, किस प्राइस पे रखना है, कितना डिस्काउंट ऑफर करना है, ये हमारे ऊपर है। सो यहाँ पे रिटेलर्स आर मोर पावरफुल देन मैन्युफैक्चरर, बिकॉज मैन्युफैक्चरर छोटा होता है यहाँ पे। अगर उसको अपने आप को बड़े रिटेल आउटलेट्स में मार्केट करना है जैसे कि डी मार्ट, वॉलमार्ट और रिलायंस, तो रिलायंस बोलता है कि देखो हम आपका प्रोडक्ट रखेंगे तो सही लेकिन अपनी शर्तों पर। सो एडमिनिस्ट्रेड के अंदर क्या होता है, रिटेलर इज मोर पावरफुल देन मैन्युफैक्चरर, वो डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर देता है। अब कॉर्पोरेट वीएमएस में क्या होता है, भाई मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक ही कंपनी हैंडल कर रही है, वो कोई इंटरमीडियरी नहीं लेके आ रही। फॉर एग्जांपल एप्पल, जब एप्पल शुरू हुआ था वो कोई इंटरमीडियरी नहीं लेके आया था, वो सारे अपने एप्पल स्टोर के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट करता था, ठीक है। सो सारे स्टेजेस चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब खुद कंपनी खुद के कंट्रोल में रखती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वीएमएस। इसके अंदर कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, कंपनी के पास होता है। मूविंग फर्दर विथ क्वेश्चन नंबर 5, जून 2020 शिफ्ट में पूछा गया है कि मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल इज नीडेड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बाइंग बिहेवियर यानी कि खरीदने के व्यवहार के ऊपर, दूसरा साइकोग्राफिक्स मतलब मनोदशा के ऊपर, तीसरा जोग्राफिक्स यानी भौगोलिक स्थिति के ऊपर, या फिर डेमोग्राफिक्स विच इज जनसंख्या या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जल्दी से सोचो और बताओ कि जब आपकी खुद की एक कार की कंपनी है तो आप अपनी कार की कंपनी के लिए सेगमेंटेशन किस बेस पर करोगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचो सोचो, बहुत इजी है, सोचो। बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स या डेमोग्राफिक्स, खरीदने के बिहेवियर के ऊपर, मनोवैज्ञानिक पर, भौगोलिक स्थिति के तौर पर, या फिर जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। सोचो कैसे करोगे, बताओ आंसर। रेडी? सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज कार ऑटोमोबाइल एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है जिसके अंदर आप सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर मार्केट को सेगमेंट नहीं कर सकते हो, आपको मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए मार्केट को सेगमेंट करने के लिए, ठीक है। सो आप जो है बाइंग बिहेवियर अगर आप देखोगे, आओ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। देखो अगर आप बाइंग बिहेवियर के हिसाब से देखोगे तो आप देखोगे लोग कार खरीदते क्यों है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, यूज करने का पर्पस अलग होता है, कार यूज करने का रेट अलग होता है हर एक इंसान का, राइट। हर एक इंसान कार और ऑटोमोबाइल से अलग अलग बेनिफिट्स डिराइव करता है, ठीक है। सो पॉइंट इज बिहेवियरल एस्पेक्ट पे भी आप मार्केट को सकते हो कि कोई कार ओकेशनल पर्पस पे यूज करता है, कोई कार रेगुलर पर्पस पे यूज करता है, राइट। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक यानी मनोदशा के तौर पर। अब क्या होता है, किसी की पर्सनैलिटी अलग है, किसी की पर्सनैलिटी अलग है, किसी का सोशल क्लास बहुत ऊपर है, किसी का सोशल क्लास नीचे की तरफ है, किसी की लाइफस्टाइल बहुत प्रीमियम है, किसी की लाइफस्टाइल एवरेज है, तो उस हिसाब से भी आप ऑटोमोबाइल को बांट सकते हो। डेमोग्राफिक्स, भाई एक बुजुर्ग जो है वो एक कॉम्पैक्ट कार चलाना पसंद करेगा अगर वो एक शहर में रह रहा है तो, बट एक यंगस्टर हाई स्पोर्ट्स व्हीकल चलाना पसंद करेगा, तो एज के तौर पर भी आप बांट सकते हो, ठीक है। फैमिली साइज,
फैमिली साइज जितनी छोटी होगी वो कार उतनी कॉम्पैक्ट पसंद करेंगे, और जितनी बड़ी कार होगी वो बड़े फैमिली मेंबर्स के लिए होगी, मतलब ज्यादा बिग फैट फैमिली होगी अगर तो, ठीक है। इनकम भी डिटरमाइन करती है डेमोग्राफिक के तौर पर। भाई जितनी ज्यादा इनकम किसी के पास डिस्पोजेबल ज्यादा होगी वो लग्जरी कार पसंद करेंगे, और अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार वाला होगा वो सस्ती बजट के अंदर कार लेगा, ठीक है। इसके बाद आप ज्योग्राफिक तौर पे देखो, अब भाई किसी का रीजन हाई एरियाज, माउंटेन एरियाज में कोई इंसान कार ले रहा है तो उसको पावरफुल इंजन चाहिए, वही जो शहरी वाला इंसान कार ले रहा है उसको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। कंट्री की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिटी की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितनी अगर कोई मेट्रो सिटी के अंदर कोई कार ले रहा है तो उसको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए क्योंकि बहुत ट्रैफिक में कार फंसी रहेगी, राइट। तो पॉइंट इज बहुत सारे फैक्टर्स है, आप सिर्फ एक फैक्टर के आधार पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हो अपने पूरे मार्केट को, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए आपको हर एक सेगमेंट को कंसिडरेशन करके मार्केट को डिवाइड करना होता है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबाव था, फ्री का नंबर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज पीपल प्रोसेसिंग सर्विस। ये भी कंबाइंड साइकिल 25 नवंबर को एक जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है कि भाई पीपल प्रोसेसिंग सर्विस किसे कहोगे, हेल्थ केयर को, लीगल सर्विस को, ट्रांसपोर्टेशन को, या एजुकेशन को। देखो पीपल प्रोसेसिंग का मतलब समझ लो, पीपल प्रोसेसिंग यानी ह्यूमन का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट और ह्यूमन का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन इस पीपल प्रोसेसिंग, मतलब गहन यूज है ह्यूमन का यहाँ पे, मतलब ह्यूमन बहुत डीप तौर पे यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है फॉर टेकिंग द सर्विस एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस बोथ, एंड ये एट द एंड ह्यूमन को बहुत ट्रांसफॉर्म करता है। बताओ क्या आंसर होगा, सोच लिया आंसर, कमेंट्स में आंसर डालते भी जाना तो मुझे पता चले कि आपको आंसर्स आ भी रहे थे कि नहीं, ठीक है। बताओ आंसर, ओके। हेल्थ केयर, एक बात बताओ, पीपल प्रोसेसिंग मैंने क्या बोला, जहां पे ह्यूमन बहुत सर्विस लेने के लिए और सर्विस देने के लिए दोनों तरफ डीपली इन्वॉल्व है, और जो सर्विस है वो उसको फिजिकली एंड इमोशनली क्या कर रही है, बेनिफिट कर रही है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर से ज्यादा अच्छा सटीक उत्तर कोई हो नहीं सकता, बिकॉज हेल्थ केयर जो है वहां पे डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं, आप खुद फिजिकली वहां प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रीटमेंट, तो वो आपको एट द एंड ट्रीट करके ट्रांसफॉर्म करता है। लीगल सर्विसेज के अंदर आपका प्रेजेंट होना ना प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, और लीगल सर्विस जो है वो आपको फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, वो भी आपको कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। तीसरा इज एजुकेशन, एजुकेशन आपको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। जितनी इंटेंसिटी से हेल्थ केयर आपको ट्रांसफॉर्म करता है उतनी इंटेंसिटी से आपको एजुकेशन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भाई मार्केट सेगमेंटेशन का इसमें से कौन सा वैलिड आधार नहीं है, which one of the following is not a valid base for market segmentation। सोचो कि भाई कौन सा is not a valid base for market segmentation। टाइमर रुक गया, चल रहा है, सोचो सोचो। इजी क्वेश्चन है, बताओ आंसर। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज, देखो आप मार्केट को है ना कस्टमर के आधार पर बांट सकते हो, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स आप मार्केट को बांट सकते हो, कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के नीड्स, फ्रीक्वेंसी, लाइफस्टाइल, राइट, उनके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप बांट सकते हो। कंपटीशन के आधार पर मार्केट को बांट सकते हो कि हाई कंपटीशन मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पे आपको लो कंपटीशन फेस हो रहा है। प्रोडक्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी बांट सकते हो, जैसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी है वो अपने मार्केट को एप्पल जो है अपने मार्केट को आईपैड मार्केट, वेयरेबल मार्केट, फिर उसके बाद आपका हो गया
लैपटॉप मार्केट करके बांट सकती है, बट अब टेक्नोलॉजी के आधार पर मार्केट नहीं बांट सकते। टेक्नोलॉजी अपने आप में आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इट प्लेज अ की रोल इन शेपिंग द प्रोडक्ट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप इसके आधार पर मार्केट बांट सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजी, जिसके आधार पर आप मार्केट नहीं बांट सकते। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू जब आप मार्केट को सेगमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स। भाई डेमोग्राफिक्स के आधार पर, डेमोग्राफिक यानी आपकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब आप मार्केट को बांटते हो तो कौन सा सही कैरेक्टरिस्टिक है? रीड करो, सामने लिखे हुए हैं। चलो आगे, देख लिया भाई। प्रिडिक्टेबिलिटी और कॉस्ट के आधार पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी आप कितनी सटीकता से अनुमान लगा सकते हो, पहला, और अनुमान लगाने के लिए लागत, दो फैक्टर्स को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऑप्शंस डरावने लग रहे होंगे। क्या डेमोग्राफिक्स का डेटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है कि भाई मार्केट में इस बार भारत की सेंसेक्स के हिसाब सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन क्या है, कौन से स्टेट में कितना मेल है, कितना फीमेल है, लिटरेसी कितना है, अर्निंग कितनी है, आपका ये सेक्स रेशियो कितना है, सब कुछ आपको सेंसस से मिल जाता है। और सेंसस इज वेरी सटीक फॉर योर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कितना रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में लिटरेसी है, सब कुछ पता चल जाता है आपको, उनकी इनकम के बारे में, एवरीथिंग यू गेट टू नो। सो पॉइंट इज इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो यानी जब कोई इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है डेमोग्राफिक्स के तौर पर, तो वो अफोर्डेबल है, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है, सो इट इज नॉट एक्सपेंसिव मतलब क्या हो गया? कॉस्ट कम हो गई। सो कॉस्ट कम हो गई तो यानी कि हाई कॉस्ट वाले जितने भी ऑप्शन है ना, वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एक बात बताओ, आप क्या कंज्यूमर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कंज्यूमर के बिहेवियर को? यस, नो। कंज्यूमर के बिहेवियर को आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो भैया, क्योंकि आपके पास पास्ट डेटा है, आपके पास कंज्यूमर के गिवन प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च की हुई है। सो आप डेमोग्राफिक्स के तौर पर नहीं बता सकते हो आप कि एक बुजुर्ग इंसान किस तरह के कपड़े पसंद करेगा, वो योयो वाले कपड़े पहनेगा या फिर कंफर्टेबल कपड़े पहनेगा। एक यंग इंसान की चॉइस क्या होगी? आफ्टर ऑल एक जेंजी की प्रेफरेंस और एक बुजुर्ग इंसान की प्रेफरेंस अलग होगी कि नहीं होगी? सो पॉइंट इज, आप डेमोग्राफिक्स, अच्छा डेमोग्राफिक्स के अंदर आपका इनकम भी आ जाता है। सो जिस इंसान की इनकम हाई होगी वो लग्जरीज प्रेफर करेगा, जिस इंसान की इनकम लो होगी वो बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट प्रेफर करेगा। सो वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी डेमोग्राफिक्स के तौर पर काफी ज्यादा होती है और मेजरमेंट का कॉस्ट काफी कम होता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। चलो क्वेश्चन ये है, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर रीजन दे रखा है, पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले तो आप अच्छे से ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो रीड करिए। पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन सुनाती हूँ, मैं हिंदी वाली स्लाइड पे भी जाती हूँ, लेकिन पहले इंग्लिश का क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ कि पेप्सी जो है वो अपना टारगेट मार्केट कैसे डिफाइन करेगी। हाउ विल पेप्सी, पता है ना पेप्सी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचती है। पेप्सी अपना जो टारगेट मार्केट है ना, उसे कैसे डिफाइन करेगी? आपके सामने ऑप्शंस है कि एवरीवन हु ड्रिंक्स कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉम्पिटिटर्स, जो भी लिक्विड पीता है या फिर जो भी नॉन मिल्क ड्रिंक पीता है,
या फिर एनीवन हु ड्रिंक कंपटीटर्स का ड्रिंक्स। हिंदी का आपके सामने स्क्रीन पर कि पेप्सी अपने लक्ष्य बाजार को कैसे निर्धारित करती है, क्या कहती है अपने लक्ष्य बाजार के लिए, परिभाषा क्या देती है कि हर कोई जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पीता है या फिर प्रतियोगी, और कोई भी जो तरल पदार्थ पीता है, हर कोई जो दूध रहित पेय पीता है, या फिर कोई भी जो प्रतियोगी के पेय पीता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 2 के अंदर। प्लीज बताइए सही उत्तर क्या होगा। What will be the correct answer for the question? सोचो सोचो, इजी है, टफ नहीं है, फ्री के नंबर है। आपको टारगेट मार्केट बहुत सटीकता से डिफाइन करना होता है, वेग डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए टारगेट मार्केट की। चलिए मैं बताती हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने पॉज करके पहले रीड किया होगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कि भाई एवरीवन जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीता है या फिर उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि कोको कोला या फिर कोई और कॉम्पिटिटर्स उसके ड्रिंक्स को प्रेफर करता है, वो क्या है, पेप्सी का टारगेट मार्केट है। मैम BCD क्यों नहीं है? भाई ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ये जो भी ऑप्शंस है ना ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है और वेग है। इतने ज्यादा ब्रॉड और वेग ऑप्शंस को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसके प्रोडक्ट से तो रिलेट करना होगा ना टारगेट मार्केट डिफाइन करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर। भाई मार्केट डेफिनेशन ऑफ BPCL, BPCL की मार्केट डेफिनेशन क्या होगी? पहली, मार्केट डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप कंज्यूमर की नीड्स को हाईलाइट करके अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डू यू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड, हाउ डू यू ऐड वैल्यू टू कंज्यूमर, उसको आप मार्केट डेफिनेशन बोलते हो, राइट। सो मार्केट डेफिनेशन ऑफ BPCL क्या होगी? वी डिस्ट्रीब्यूट ऑयल प्रोडक्ट्स, वी आर द लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई कंपनी इन इंडिया, वी सप्लाई एनर्जी, या फिर भारत ओन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। व्हाट इज द मार्केट डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट आउट ऑफ दीज? हिंदी स्लाइड भी देख लीजिए कि हम तेल उत्पादित वितरित करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तेल प्रोडक्ट्स को, ऑयल प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट, हम भारत की सबसे बड़ी तेल आपूर्ति कंपनी है। तीसरा, हम ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर चौथा, भारत की अपनी तेल वितरण कंपनी। सोचिए यहां पर कौन सी ऐसी लाइन है जो कंज्यूमर को वैल्यू ऐड कर रहा है, आपका प्रोडक्ट ऐसे बता रही है, क्योंकि आप मार्केट डेफिनेशन के अंदर प्रोडक्ट को इस तरह बेचते हैं कि आप अपने आप को वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट बताते हैं कि आप कैसे कंज्यूमर की जरूरत पूरी कर रहे हैं। चलो आंसर बताऊं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज वी सप्लाई एनर्जी। भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो BPCL इज डूइंग व्हाट? ऑयल प्रोडक्ट्स के थ्रू एनर्जी सप्लाई कर रही है। सो बिकॉज ये जो वी डिस्ट्रीब्यूट ऑयल प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट डेफिनेशन हो गई, वी आर द लार्जेस्ट सप्लाई कंपनी, ये भी प्रोडक्ट डेफिनेशन हो गई, वी आर ओन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, भारत ओन ऑयल प्रोडक्ट डेफिनेशन हो गई, ये सारी कि प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। भाई आप कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट कर रहे हो? दैट डेफिनेशन इज वी सप्लाई एनर्जी, कंज्यूमर को एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following definition is correct product definition of Blue Star? भाई ब्लू स्टार की करेक्ट प्रोडक्ट डेफिनेशन, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट डेफिनेशन का मतलब समझा दिया ना कि आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, आप वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हो वो नहीं देखते हो प्रोडक्ट डेफिनेशन के अंदर। तो बताओ ऐसी कौन सी लाइन ऑफ डेफिनेशन है जो यहाँ पे उस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही है, न कि वैल्यू को? हिंदी वाले
प्रोडक्ट डेफिनेशन, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, ना कि आपको वैल्यू के ऊपर, बिकॉज मार्केट डेफिनेशन वैल्यू पर फोकस करती है, प्रोडक्ट डेफिनेशन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती है. सो करेक्ट आंसर इज वी मेक एयर कंडीशनर्स. यहाँ पे आप क्लियरली बता रहे हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, व्हाट डू यू मेक? वी मेक एयर कंडीशनर्स. ठीक है, आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो. चलिए, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इसमें से कौन सा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक मिशन स्टेटमेंट का? आपने कंपनी के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स देखे ही होंगे, इस पैराग्राफ को भी आपने रीड किया है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विजन, मिशन स्टेटमेंट? मिशन स्टेटमेंट का कौन सा सही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हिंदी वाली स्लाइड नहीं है भाई. संख्या शब्दों की बहुत सीमित होती है. पहला, सीमित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. कंपनी के प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है और दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखा जाता है. सोचो, बहुत इजी है, बहुत इजी. फंडामेंटल्स आपके चेक करता है यूजीसी नेट और कुछ नहीं करता है. आपके फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो सब क्लियर है. सो करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज लिमिटेड वर्ड्स. देखिए, जो भी आपका विजन या मिशन स्टेटमेंट होता है ना, वो लिमिटेड गोल्स पर ही फोकस करता है. ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के गोल्स की बातें की जाती है. सो लिमिटेड गोल्स पर फोकस किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बी. तो इसके बाद आप कैसे कॉम्पिटिटिवली अपने आप को ऑपरेट करोगे उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि आपको लंबे रंग तक सरवाइव करना है. और मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, पूरी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करता है. सो लॉन्ग टर्म होता है. और ये जरूरी नहीं है कि विजन और मिशन स्टेटमेंट के लिमिटेड वर्ड्स हों. ये कहाँ किस डिक्शनरी में लिख रखा है कि ये बहुत लिमिटेड वर्ड्स में होना चाहिए? ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ए वाला गलत है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आपको जेरोक्स मशीन आती है ना, जिससे अपन फोटोकॉपी निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट डेफिनेशन और मार्केट डेफिनेशन बताना है. प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड मार्केट डेफिनेशन ऑफ जेरोक्स आपको बताना है. ओके, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, शायद आपको पढ़ने में आ जाए. ठीक है, दिख रहा है? आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. हिंदी स्क्रीन, आपको उत्पाद और बाजार, मैंने आपको बहुत ढंग से अभी डिफरेंस समझाया है. उत्पाद के अंदर आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उस पर फोकस करते हो, और बाजार परिभाषा के अंदर आप अपने प्रोडक्ट से कैसे मार्केट में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हो, उस पर फोकस करते हो. सो प्रोडक्ट डेफिनेशन के अंदर आप प्रोडक्ट पे फोकस करते हो और मार्केट डेफिनेशन के अंदर आप नीड पे फोकस करते हो. सही परिभाषा चुनिए. ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक सेकेंड, ये रहा करेक्ट आंसर भाई. ये देखिए, मैं हट गई साइड पे. प्रोडक्ट डेफिनेशन के अंदर आप क्या बोल रहे हो कि हम फोटोकॉपी इक्विपमेंट बनाते हैं. ठीक है, वी मेक फोटोकॉपी करने वाले इक्विपमेंट्स. और मार्केट डेफिनेशन, आप कैसे कंज्यूमर की मदद कर रहे हैं, आप एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके मदद कर रहे हैं. ऑल राइट,
आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं प्रेफर करूंगी लाइव न आकर ऐसे वीडियोस डालना, बिकॉज लाइव के अंदर आई बिलीव काफी टाइम प्रोसेस करने में वेस्ट भी होता है, और यहाँ पर बारिश चल रही है जिसके वजह से नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा है, क्लास बफर करती है, अटकती है। सो जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनको समझ नहीं आता है। सो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये रहा आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट जैसे ही मैं कमेंट देखूं उसका। और टिल देन थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आपको कैसा लगा। मंडे से हम लोग चालू करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, और मैं बता देती हूँ मैं कौन सा टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। मैं चालू करने वाली हूँ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। मस्त 50 क्वेश्चंस का हम लोग सेट लेके आएंगे पहली क्लास के अंदर। 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। किसके सॉल्व करने वाले हैं हम? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट मी डाउन कि कैसा लगा आपको मेरा सेशन आज का। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।